अध्याय 1 ऐतिहासिक स्रोत। अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से रही है। इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि सम्मिलित हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन निम्न है। पहला है सिक्का। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जो अधिकांश चांदी एवं तथा तांबे से निर्मित थे। अधिकांश सिक्के चौकोर तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें यौधेय गणराज्य प्रमुख था। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के साँचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। प्राचीन कालीन सिक्कों की निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ के प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित है। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को दिया गया, जिन्होंने दूसरी तथा पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारों और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित हैं, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अब हमारा है अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मुहरे, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मंदिर की दीवारों, ईंटों तथा मूर्तियों पर भी मिलते हैं। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त हुए हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस कार्य में ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा। वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं।
अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा है। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होने लगा। मौर्य या मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पेस इंस्क्रिप्शंसनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अतिरिक्त भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि रही। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मुहरे पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। यह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर आसीन अधिकारी था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा के गुणों और कीर्तियों का वर्णन करने का वाला प्रशस्ति अभिलेख है। अभिलेखों के प्रकार। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश एवं निर्णयों की सूचना देने वाले अभिलेख। दूसरा है अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों तथा प्रतिमाओं पर अंकित होते हैं। तीसरा है राजा तथा विजेताओं के गुणों तथा कीर्तियों का वर्णन करने वाली प्रशस्तियों के अभिलेखों के रूप में उत्कीर्ण किया जाता था। चौथा है दान पात्र शिल्पियों तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्राचीन भारत की भूव्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। अब हमारा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत के अध्ययन के लिए जिन लिए अधिकांशतः पुस्तकें हाथ से लिखकर संरक्षित की गई थी, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। वहीं मध्य एशिया में ये मेष, चर्म तथा काष्ठ फलकों पर मिलती है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर तथा नेपाल से प्राप्त हुई है। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वैदिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ तथा धर्मेतर ग्रंथ। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र साहित्य इत्यादि शामिल हैं। धार्मिक ग्रंथों में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से जुड़ी रचनाओं को स्थान दिया गया है।
धर्मेतर ग्रंथों में प्राचीन भारत के रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। प्रमुख साहित्यिक स्रोत का वर्णन निम्न है। वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। वही अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग हैं: शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, धर्म, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। राजाओं के द्वारा और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में वर्णित हैं। गृह सूत्रों में जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना लगभग ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के आसपास हुई थी। शल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रकार के मापों का विधान वर्णित है। ज्यामिति और गणित के अध्ययन का आरंभ वहीं से होता है। अब हमारा है धार्मिक ग्रंथ। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ प्रतीत होता है। महाभारत को व्यास की कृति माना जाता है। इससे 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है। महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में महाभारत में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिकेतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। इनका विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 ईस्वी से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। बुद्ध के पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कहलाती और प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया था। जैन ग्रंथ से महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। धर्मसूत्र स्तुतियों तथा टीकाएं मिलकर धर्मशास्त्र का निर्माण करती है। धर्मसूत्रों के संकलन
500 से 200 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब है धर्मेतर साहित्य। सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पाणिनि कृत अष्टाध्यायी जो व्याकरण का किताब है, जो 400 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखी गई थी। कौटिल्य का हस्ताक्षर अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, जिनमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र के अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप से ईस्वी वर्ष के आरंभ में दिया गया। अर्थशास्त्र के प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी की टीका महाभाष्य लिखी। पतंजलि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का प्रमुख रचनाकार तथा व्याकरण था। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटकों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन परिलक्षित होता है। दक्षिण भारत में संगम साहित्य का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ। हालांकि इनका अंतिम संकलन 6वीं सदी में हुआ था। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटो के अर्थात 8 संकलनों में विभक्त हैं। पद 100 के समूहों में संग्रहित हैं, जैसे पुनर्नूरु 12 के 4 शतक आदि। मुख्य 2 समूह हैं पट्टिनेडिकल पट्टिनेनकिल कनकु और पदपाट्ट। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों में विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये लौकिक कोटि के अंतर्गत हैं। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये लौकिक कोटि के अंतर्गत हैं। संगम साहित्य की तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जा सकती है, क्योंकि इनमें भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित चेर राजाओं के नाम दानकर्ताओं के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दानपत्रों में आए हैं। यहाँ पर प्राचीन भारत की प्रमुख रचना दिया गया है, यानी रचना इधर रचनाकार है। ये रचनाएं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर की रचना की, जीमूतवाहन ने दाय भाग की, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहारम की है। विशाख दत्त की रचनाएं कौन कौन है? मुद्रा राक्षस राव, देवी चंद्रगुप्त है, बिलहन की विक्रमांक देव चरित है, बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित है, शूद्रा की रचनाएं मिर्च कटिकम है, मेरु तुंग की रचनाएं प्रबंध चिंतामणि है, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि है, नागसेन की रचनाएं मिलिंद पन्हो है, भवभूति की उत्तर रामचरित है, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी है। अब हमारा है विदेशी विवरण। विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवरण दिया है। इसमें यूनान, रोम, चीन तथा अरब के यात्री शामिल हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। यूनान एवं रोम के यात्रियों के विवरण। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती। उसके लिए पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी लेखकों ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया जाता है, यानी सेंड्रोकोटस जो था चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों
के रूप में ही सुरक्षित है, जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इंडिका से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है और भारत तथा रोमन साम्राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिलिप्सस ऑफ द इरीथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययनों के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। पेरिलिप्सस ऑफ द इरीथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात लेखक ने 80 से 115 ईस्वी के बीच में की थी। इस पुस्तक से लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की जानकारी मिलती है। टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना 150 ईस्वी के आसपास की थी। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में और इसमें हमें भारत तथा इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। अब हमारा है चीनी विवरण। चीन से आने वाले यात्रियों में बौद्ध विहारों तथा स्थलों का भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। फाहियान, जो 399 से 414 ईस्वी, पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान ने अपनी रचना फू कोकी में तत्कालीन भारतीय समाज, धर्म तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया है। इसने पाटलिपुत्र की यात्रा की तथा मौर्य शासक के राज दरबार के अवशेष की चर्चा की है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी रचना सियूकी में तत्कालीन समाज का श्रेष्ठ विवरण मिलता है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने भारत को इंटू अर्थात चंद्रमा का देश कहा है। इत्सिंग ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया है। इसके सामाजिक तथा धार्मिक विवरण अधिक प्रभावशाली हैं। अब हमारा है अरब यात्रियों के विवरण। अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरणों से पूर्व मध्यकाल के भारतीय समाज तथा संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। अल-बरूनी तथा इब्न बतूता प्रमुख अरबी विद्वान थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर विशिष्ट विवरणों को रचना के रूप में स्थान दिया। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद के माध्यम से भारत के समाज, संस्कृति तथा रहन सहन का विशद विवरण दिया है। यह 11वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारत आया था। अब हमारा है आधुनिक इतिहास के लेखन के से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1776 ईस्वी में सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। इन्होंने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1785 ईस्वी में विल्किंस ने हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं में बहुत ही मिलती है। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक जर्मन के फ्रेडरिक मैक्समुलर ने बढ़ावा दिया। उनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में व्यतीत हुआ था। मैक्समुलर के संपादकत्व में विशाल संख्या में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित हुए। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। यह प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास था। आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। समाज सुधारक पांडुरंग बामन अकाने ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसे सामाजिक नियमों और अत्याचारों का विश्वकोश माना जाता है। राजेंद्र लाल मित्र ने अनेक महत्वपूर्ण मूल वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित किया तथा इंडो आर्यस पुस्तक की रचना
कि इस पुस्तक में इन्होंने प्राचीन भारतीय समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा। पूरा लेखविद रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अशोक तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर पुस्तकें प्रकाशित की। इन्होंने प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों का संयोजन किया। R.C. मजूमदार ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल में हिंदू पुनर्जागरणवाद का विवरण प्रस्तुत किया। इतिहासविद नीलकंठ शास्त्री ने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर दक्षिण भारतीय इतिहास को उजागर किया। के.पी. जायसवाल ने वर्ष 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तकों में भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। ब्रिटिश इतिहासकार एवं संस्कृतविद A.L. वासम ने वर्ष 1951 में वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी। D.D. कोशाम्बी ने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक में भारत के इतिहास का विशद वर्णन किया है। इसके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा प्रकाशित हुए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है? तो भारत अनेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल रहा। प्राचीन काल में प्राक आर्य, इंडो आर्यस, यूनानी, शक, हून और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना आवास बनाया। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के संगम के नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। भाषा वैज्ञानिक के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं में प्रचलित फाह्य, नौका, खांति आदि शब्द मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। संपूर्ण देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया है और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपने राज्य का विस्तार करने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया है। ऐसे राजा चक्रवर्तीन कहलाते थे। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आया और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला और कालक्रमेण यह देश इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा का कार्य करती थी। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो पूरे देश में व्याप्त हुई। तो ये हमारा पहला अध्याय था जिसमें ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में दिया गया। और अब हम अगले वीडियो में दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि हमारे जो अगले वीडियो आते रहें आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।